नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही महाजंग की। 20 दिन से जारी आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में किसको कितना नुकसान पहुंचा, आर्मेनिया के रॉकेट अटैक में अजरबैजान को कितना नुकसान पहुंचा, अजरबैजान पर क्यों लगा जंग में क्रूरता का आरोप, जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं। टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग का 20वां दिन है। रूस की पहल पर हुई सीजफायर के बाद भी दोनों देशों के बीच लड़ाई नहीं थमी है। दोनों ही देश मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। खूनी जंग में अब तक 45,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बमबारी में कई रिहायशी इलाकों को भी भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वीडियो में आर्मेनिया के मिसाइल और रॉकेट अटैक में तबाह होते अजरबैजान के सैन्य ठिकानों को दिखाया गया। आर्मेनिया के इस हमले में अजरबैजान के कई सैनिक भी मारे गए, साथ ही अजरबैजान की सेना का साजो सामान भी तबाह हो गया। अजरबैजान की सेना नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट को लगातार निशाना बना रही है। अजरबैजान की तरफ से स्टेपनकर्ट को निशाना बनाकर रॉकेट और ड्रोन दागे गए। अजरबैजान के हमले में स्टेपनकर्ट को भारी तबाही हुई है। स्टेपनकर्ट में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के सैन्य ठिकानों पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। अजरबैजान के सैनिकों को निशाना बनाकर किए गए इस हवाई हमले में अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचा। आर्मेनिया का दावा है कि इस हमले में अजरबैजान के सैकड़ों सैनिक मारे गए, साथ ही अजरबैजान का साजो सामान भी तबाह हो गया। आर्मेनिया ने दावा किया कि उसने अजरबैजान के SU-25 फाइटर जेट को मार गिराया है। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान का ये फाइटर जेट उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए निकला था, लेकिन आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम करते हुए SU-25 फाइटर जेट को मार गिराया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग के मैदान से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। इस दहलाने वाले वीडियो में अजरबैजान के सैनिक आर्मेनिया के 2 सैनिकों की हत्या करते दिख रहे हैं। आर्मेनिया के सैनिकों ने सरेंडर किया था। इसके बाद भी अजरबैजान के सैनिकों ने बेरहमी से उन्हें गोली मार दी। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर तरतार शहर के रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। आर्मेनिया के इस हमले में शहर में भारी तबाही हुई है। हमले में 3 अजरबैजानी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नागोर्नो काराबाख से तबाही का डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो में अजरबैजान के सैनिकों की लाशें दिख रही हैं। वीडियो में आर्मेनिया के सैनिक अजरबैजान के सैनिकों की लाश दिखा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में अजरबैजान के सैनिकों के शव जमीन पर पड़े हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग के बीच तुर्की से राहत के सामान की एक खेप अजरबैजान पहुंची। अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचने पर लोगों ने तुर्की से आए राहत दल का स्वागत किया। लोगों ने राहत कर्मियों के सम्मान में सड़क पर अपनी गाड़ियां रोक दी। हैदराबाद में बाढ़ ने कितनी जानें ले ली है, बलिया फायरिंग में कितने पुलिस वालों पर गाज गिरी, एशिया की सबसे बड़ी टनल का उद्घाटन, एमपी में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हो गई है। देश की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 भारतवर्ष में आप देखिए। सीबीआई ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने चारों आरोपियों के परिजनों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की और उनके घर से कई अहम कागजात जब्त किए हैं। सीबीआई की टीम ने 2 दिन पहले पीड़िता के परिजनों से भी पूछताछ की थी और घटनास्थल का दौरा किया था। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में एक ही परिवार के 9 लोग तेज बहाव में बह गए, जिसमें से 4 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अल-जुबैल कॉलोनी में तेज बारिश की वजह से तालाब का किनारा टूटने से बाढ़ आई थी, जिसमें कुरैशी परिवार के 9 सदस्य बह गए थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में कोटा आवंटन के लिए चल रही बैठक के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के वक्त मौजूद एसडीएम, सीओ, एसओ और सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। मामले में अफसरों की भूमिका साबित होने पर आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली पहला ब्लास्ट कर काम की शुरुआत की। ये टनल श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। सुरंग के बनने से श्रीनगर से लेह का सफर 3 घंटे की बजाय महज 15 मिनट में पूरा होगा। पंजाब में ड्रग्स माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लुधियाना से 4 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों से पुलिस पूछताछ कर पता लगा रही है कि ये ड्रग्स कहां से लाई गई और कहां पहुंचाई जानी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पिछले 36 घंटे में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की एसआईटी जांच करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने जहरीली शराब बेचने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 180 आतंकियों को मार गिराया और 138 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। सुरक्षा बलों ने इस साल आतंकियों के खिलाफ 75 सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसमें अभी तक 180 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच को लेकर सीबीआई ने बड़ा बयान दिया है। सीबीआई ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, जो सत्य नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसी मौत मामले से संबंधित सबूतों को अभी भी खंगाल रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,000 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 835 लोगों की मौत हो गई। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों का अब कुल आंकड़ा 73,65,000 के भी पार पहुंच गया है, जिसमें 8 लाख एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 1,12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर बॉलीवुड को लेकर चल रहे विवाद पर उद्धव ठाकरे ने क्यों जताई नाराजगी? मुंबई में विवेक ओबरॉय के घर क्यों हुई छापेमारी? दिल्ली में आज क्यों धरना देंगे डॉक्टर्स? दिल्ली मुंबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बॉलीवुड को जिस तरह से मुंबई से खत्म करने या शिफ्ट करने की कोशिशें हो रही हैं, उसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ने कहा कि कुछ लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई में कारोबारी के सरेआम अपहरण की घटना को सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुलझाते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी प्रदीप पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं। रविवार 11 अक्टूबर की शाम मलाड पूर्व के दिंडोशी बस डिपो के पास मर्सिडीज में सवार राकेश पांडे को कुछ लोग अगवा कर ले गए थे। ड्रग केस के सिलसिले में बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मुंबई में एक्टर विवेक ओबरॉय के घर छापेमारी की। सीसीबी की टीम सैंडलवुड ड्रग केस के आरोपी और विवेक के रिश्तेदार आदित्य अलवा की तलाश कर रही है। सीसीबी टीम ने करीब 2.5 घंटे तक विवेक से पूछताछ की। पुलिस को आशंका थी कि आदित्य विवेक ओबरॉय के घर में छिपे हैं। देश में मेट्रो शहर नशीले पदार्थों के लिए अहम ठिकाने हैं और मुंबई से एनसीबी ने बड़ी मात्रा में ड्रग जब्त किया है और मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के पास से कोकीन और एमडी जब्त की गई। इसके अलावा 56 किलो हशीश जम्मू में जब्त किया गया, जिसका मुख्य रिसीवर मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डॉक्टर बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। हिंदूराव हॉस्पिटल के डॉक्टरों का वेतन पिछले कई महीनों से बकाया है। इसके भुगतान को लेकर डॉक्टरों ने पहले ही आंदोलन की चेतावनी दे दी थी। मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,483 मामले सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 3,21,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक संक्रमण से कुल 5,924 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के गुजरावाला टाउन में नानक प्याऊ गुरुद्वारा के पास तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चों सहित 4 को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची समेत 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से ही इलाके में मातम पसरा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने नफीस कालिया गैंग के नामी बदमाश अजमल पहाड़ी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कई थानों में संगीन केस दर्ज है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला इनामी कुख्यात महरौली के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी 2012 में एक डॉक्टर की हत्या के आरोप में जेल की सजा काट चुका है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण करीब 7 महीने बाद दिल्ली सहित देश भर में सिनेमाघर खुल गए हैं। हालांकि कोरोना के चलते कुछ ही दर्शक पहुंचे। दिल्ली के पीवीआर, रिवोली, प्लाजा और V3S मॉल के सिनेपोलिस की स्क्रीन पूरी तरह ठप रही। केंद्र और राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करने की शर्त पर ही सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी है। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में बीजेपी ने कितने पूर्व विधायकों को पार्टी से निकाला? लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? कहां से चुनाव लड़ेंगे? वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी। कोर्ट क्यों पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखिए। बीजेपी ने अपने 3 पूर्व विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायकों में बढ़ारा से आशा देवी, जगदीशपुर से भाई दिनेश और मनेर से श्रीकांत निराला शामिल हैं। ये तीनों पूर्व विधायक एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे अरसे तक राजनीति से दूर रहने के बाद लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने गोपालगंज सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साधु यादव आज बीएसपी के टिकट पर गोपालगंज विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। साधु यादव ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लोगों का समर्थन मिल रहा है। विकासशील इंसान पार्टी ने अपने सभी 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में शामिल वीआईपी को बीजेपी ने अपने कोटे से 121 सीटों में से 11 सीटें दी हैं। प्लूरल्स पार्टी ने चुनावी सिंबल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। प्लूरल्स पार्टी ने शतरंज बोर्ड या पार्टी की तरफ से चुने गए किसी भी दूसरे सिंबल के आवंटन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का सपना देख रही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का 5 सीटों पर बीजेपी से दोस्ताना मुकाबला होगा। गोविंदगंज, लालगंज, भागलपुर, रोसड़ा और राघोपुर सीट से एलजेपी भी उम्मीदवार उतारेगी। पहले चिराग ने कहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए अपने सभी 49 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 76 साल के कृपानाथ पाठक को फुलपरास से उम्मीदवार बनाया है। वहीं एलजेपी छोड़कर पार्टी में वापस लौटे काली पांडे को कुचाय कोट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को बांकीपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिता को मैंने हराया था और पुत्र नितिन नवीन से हारेंगे। रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा चुनाव में हराया था। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू ने दलितों को नुकसान पहुंचाने के लिए महादलित का दूसरा वर्ग बनाया। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे पिता रामविलास पासवान के साथ अपमानजनक बर्ताव किया था, इसीलिए हमने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने वोटरों की फाइनल सूची जारी कर दी है। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर 2,14,06,096 मतदाता वोट करेंगे। पहले चरण में 1,066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।